हेलो दोस्तों, मैं शेख मिराज। आज की इस वीडियो में हम एनआरसी के ऊपर बात करेंगे। 2024 के इलेक्शन आ गए और इलेक्शन जैसे ही नज़दीक आए वैसे ही एनआरसी CAA इसका विवाद जो है तो शुरू हो गया है। क्या सरकार की ओर से गृह मंत्री घोषणा कर रही है, उन्होंने घोषणा भी की है कि एनआरसी लागू होगी। अभी तक की एनआरसी जो थी वो आसाम में लागू थी, यानी आसाम राज्य के हिसाब से थी, बस पूरे भारत की नहीं थी। लेकिन अब गवर्नमेंट पूरे भारत में एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रही है। मकसद ये कि ये बस 2024 के इलेक्शन आए हैं, कुछ ना कुछ विवाद होगा, धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान होगा और इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। बस यही उसका एक उद्देश्य है। 2019 में आसाम की एनआरसी हुई तो उसमें हमने देखा एनआरसी हुई जिसमें 3 करोड़ 29 लाख लोग शामिल हुए, उन्होंने आवेदन किया और जिसमें से 2 करोड़ 89 लाख लोगों को जो है तो नागरिकता मिली। लेकिन इसमें से लगभग 40 लाख से भी ज़्यादा लोगों को जो है तो नागरिकता नहीं मिली। वो इसी एनआरसी रजिस्टर से वो बाहर रहे। गवर्नमेंट का जो प्लान था वो पूरा फेल हो गया। गवर्नमेंट को लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एनआरसी में नाम जिसके शामिल नहीं होंगे, यानी अवैध जो लोग घोषित होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान होंगे। लेकिन हुआ क्या, मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनआरसी में शामिल नहीं हुए। कुछ नाम तो ऐसे थे जो हमारे देश के सैनिक थे और उनके ही नाम उसमें नहीं आए। वो काफ़ी विवाद में मामला रहा और उस मसले को जो है तो दबाया गया। अब फिर से जो तो इलेक्शन आ गया और एनआरसी की बात शुरू हो गई है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि एनआरसी क्या है, एनआरसी का मकसद क्या है, अगर एनआरसी में हमें अपना नाम डालना है तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए, एनआरसी क्यों जो है तो लागू किया जा रहा है, ये सभी बातों को जो है तो डिटेल में हम जानेंगे। तो इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। एनआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एनआरसी यानी भारत का एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें भारत के नागरिकों के नाम उसमें दर्ज है। अगर उस रजिस्टर में अगर किसी का नाम है, इसका मतलब वो उस देश का, भारत का नागरिक है। अगर उस रजिस्टर में अगर हमारा नाम शामिल नहीं होता, इसका मतलब हम उस देश के नागरिक नहीं हैं, उस व्यक्ति को अवैध गैर कानूनी घोषित किया जाएगा। आज ही एनआरसी लागू नहीं हुई। अगर इतिहास की बात करें तो 1951 में ही एनआरसी को तैयार किया गया था। फिर 1985 में भी जो तो उसकी कार्रवाई की गई और 2005 में वो खारिज भी हुआ। बाद में 2013 से जो तो फिर से जो तो एनआरसी लागू हुई। अब एनआरसी का मकसद क्या है, तो सबसे बड़ी बात है कि भारत देश में जो अवैध नागरिक है, जो दूसरे देशों के आए हुए अवैध नागरिक हैं, इनको पहचानना और पहचान कर उनके देश में उनको वापस भेजना, यही इसका एक मकसद है। भारत के बहुत सारे लोगों को, बीजेपी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारे लोग जो तो भारत देश में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। लेकिन 2020 के लोकसभा अधिवेशन में बीजेपी गवर्नमेंट के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, इन्होंने लिखित एक रिपोर्ट दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 35,000 से भी ज़्यादा अवैध बांग्लादेशी भारत में रह रहे। ऐसी एक रिपोर्ट उनके पास थी। हो सकता हो इससे डबल भी हो, ज़्यादा भी हो, या फिर 1 लाख हो, उससे भी ज़्यादा हो गए। लेकिन जितनी संख्या बताई जा रही है या शोर मचाया जा रहा है, उतना आंकड़ा ये नहीं भी होगा, क्योंकि ये एनआरसी लागू करेंगे, इसमें कुछ उनको मिलेगा नहीं। क्योंकि सबको पता है भारत में जो तो ज़्यादा जो भी मुसलमान वो यहाँ की, हमारे आसपास में एक भी आपको जो तो बांग्लादेशी नहीं देखेंगे। अब अगर हम हमारे पड़ोस में या दोस्तों में अगर देखेंगे तो बांग्लादेशी नज़र नहीं आता कोई भी, या उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं वो जो तो वहाँ से यहाँ पर आकर रहेंगे इतनी दूर। तो बांग्लादेश के लोग भारत में कैसे आए, जब 25 मार्च 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान युद्ध हुआ और 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा भी कर दी और भारत ने उसको मान्यता भी दी थी, वो आज़ाद हुआ। और भारत ने जो है तो उस समय बांग्लादेश का सपोर्ट किया। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराने में पूरी ताकत जो है तो भारत की थी, या भारत ने उस बांग्लादेश को आज़ाद कराया। तो उस समय जब बांग्लादेश और आज का पाकिस्तान ये मिलाकर एक पाकिस्तान देश थे और बांग्लादेश इस पाकिस्तान से अलग होना चाहता था, तो युद्ध हुआ। और उस युद्ध के समय जो पाकिस्तान की सेना थी, सेना ने वहाँ पर जो है तो एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया, उसमें काफ़ी मारामारी हुई, युद्ध हुआ। बांग्लादेश समर्थक और पाकिस्तानी सेना, इनमें जो है तो लड़ाई हुई, कई लोगों की जान गई। तो उसी समय डर के मारे जो बांग्लादेश भारत की सीमा पर, बॉर्डर पर जो लोग रहते थे, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, तो वो पड़ोसी राज्यों में जाकर छुप गए, अपनी जान को उन्होंने बचाया।
फिर कुछ आसाम में गए, कुछ पश्चिम बंगाल में आए। फिर 24 मार्च 1971 के बाद के जो लोग आए हैं भारत, बांग्लादेश छोड़कर भारत में, बस उन्हीं के लिए ये एनआरसी लागू की गई है। एनआरसी की मांग क्यों उठी? तो उस समय आसाम की ही कुछ संगठन थे, कुछ स्टूडेंट के एसोसिएशन थे, कुछ पार्टियां थी, वो जो है तो बांग्लादेश से जो हिंदू मुसलमान आए थे उनको जो है तो यहाँ से निकालिए, हमारे राज्य में से जो है तो इन हिंदू मुसलमानों को यहाँ से निकाल दीजिए, इनको कहीं भी भेजिए, उनके देश भेजिए या दूसरे राज्यों में भेजिए, लेकिन हमारे यहाँ से निकालिए। तो फिर 1985 में भारत सरकार और आसाम के जो संगठन थे उनमें एक समझौता हुआ और समझौते के तहत कहा गया कि एनआरसी लागू की जाएंगी और 24 मार्च 1971 के बाद जो लोग आए होंगे उनको ढूंढा जाएगा। तो इस कारण 2019 में आसाम में एनआरसी लागू की गई। अब एनआरसी में अगर नाम हमें लाना है तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना पड़ेंगे? आसाम के लोगों को उस एनआरसी में शामिल होना है तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट बताए गए थे कि ये डॉक्यूमेंट देना है, और यही डॉक्यूमेंट पूरे भारत में अगर लागू होती है एनआरसी तो इसी में से जो डॉक्यूमेंट हमें भी देना है, इसमें फिर सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा जन्म प्रमाण पत्र। यही सबसे मेन है। अगर जन्म प्रमाण पत्र है हमारे पास, हमारे माता पिता का है, तो हमें जो तो दूसरे डॉक्यूमेंट दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास ये जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तब फिर हम जो है तो आधार कार्ड, मतदान कार्ड, बैंक पासबुक, पोस्ट ऑफिस की पासबुक, बीमा पॉलिसी, LIC पॉलिसी, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी, घर के जो मालिकाना हक वाले जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो, ज़मीन के प्रॉपर्टी के कागजात या फिर कोर्ट वगैरह के ऑर्डर, राशन कार्ड, स्कूल कॉलेज सर्टिफिकेट, इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट हम सबमिट कर सकते हैं और एनआरसी में हमारा नाम शामिल हो जाएगा। ये कुछ बहुत मुश्किल प्रक्रिया नहीं है। जितना बताया जा रहा, जितना हमें डराया जा रहा, खासकर मुसलमानों को जितना बताया जा रहा, डराया जा रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इसके लिए कुछ उन्होंने क्राइटेरिया बताया या कुछ साल बताए। जैसे 1 जुलाई 1987 से पहले अगर किसी का जन्म भारत में हुआ तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। दूसरा, अगर किसी का जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ होगा तब उसको क्या करना पड़ेगा? उसके माता पिता, दादा दादी, उसके रिश्तेदार जो भी हो गए संबंधी, उनका कोई डॉक्यूमेंट, वो हम भारत में जन्मे थे, भारत के ही रहवासी है, ऐसा प्रूव करने के लिए उनके डॉक्यूमेंट हमको सबमिट करना पड़ेंगे, बताना पड़ेंगे, और उनसे हमारा रिश्ता क्या है ये बताने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगी। आसाम के लिए थोड़ा अलग था। उनके लिए 24 मार्च 1971 से पहले वो भारत में रहते थे, उनका भारत में जन्म हुआ था, या फिर उनके माता पिता, दादा दादी भारत में रहते थे, उनका जन्म हुआ था, ये प्रूव करने के लिए उनके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट सब यही है जो मैंने बताए, ये आम डॉक्यूमेंट लगभग हमारे सबके पास होते हैं, यही है। बस इसमें थोड़ा बहुत हमें करेक्शन करना पड़ेगा। अगर नाम अलग है तो नाम को सही करना है। अगर इतने जो डॉक्यूमेंट बताए हैं, अगर ये इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है तो फिर ऐसे डॉक्यूमेंट हमें बना के रखना है। अब जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तो उसके बजाय बहुत सारे दूसरे डॉक्यूमेंट चल जाते हैं। अब यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब एनआरसी हो गई, एनआरसी के लिए हमने आवेदन भी कर दिया, जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी दे दिए। अब एनआरसी की प्रक्रिया पूरी हो गई। अगर किसी का उस रजिस्टर में नाम शामिल नहीं होता एनआरसी में, यानी वो भारत का अवैध नागरिक घोषित हो जाता है, तब क्या? तो तब भी कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। तब क्या होगा, जिनको नागरिकता नहीं मिली तो उनको भी जो है तो कुछ समय दिया जाएगा। ट्रिब्यूनल कोर्ट में जो है तो आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं, और वहाँ पर जो है तो वो अपने वकील के ज़रिए वहाँ पर जो है तो केस लड़ सकते हैं, और क्या कमियां रह गई, क्या बात है, इसको अगर वो प्रूव करते हैं तो फिर वो फिर से जो है तो वो नागरिक घोषित हो सकते हैं। अगर उसके बाद उच्च न्यायालय में भी वो जा सकते हैं। अगर ये सब न्यायालय में जाने के बाद भी अगर वो अपने आप को भारत का नागरिक घोषित नहीं कर पाते तब क्या होगा? तो तब भी कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ जैसा माहौल बनाया गया कि लोगों को जो है तो कैद किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। फिर क्या होगा, ऐसे लोगों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, मतलब उनको अलग से एक जगह रखा जाएगा, उनको नज़रबंद किया जाएगा, वो जिस देश से आए थे उस देश से संपर्क किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि आपकी ये नागरिक है, ये हमारे नागरिक नहीं है, ये अवैध रूप से आए हैं, और वो देश स्वीकार करता है कि ये हमारे हैं, तो उन लोगों को उस देश में, उनके देश में वापस भेज दिया जाएगा। अगर वो अरेस्ट हो गए,
उनको अरेस्ट किया जाएगा, उन पर जुल्म किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनआरसी का मकसद क्या है? भारत के लोगों को पहचानना और भारत के बाहर से जो गैर कानूनी तरीके से आए उनको पहचानना और उनके देश में उनको भेज देना। एनआरसी का मकसद इतना ही है। सोशल मीडिया पर या भारत की मीडिया जो बता रही है कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बात थी एनआरसी की। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।